हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या देख रहे थे, जो बेसिक जो परसेंटेज के क्वेश्चन करने थे उनको अपन ने कवर किया। और आपको वो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको मैंने दिया था, वो सभी ने कर लिया होगा ना कि भाई अपन उसके अकॉर्डिंग एम्पिरिकल फार्मूले से मोलिकुलर फार्मूले की तरफ जाते हैं। क्लियर है? आज मैं आपको देखो ये दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी आपको बतानी पड़ेगी। वैसे वैसे बहुत बड़ा कोई काम नहीं है उसमें। देखो जैसे एक अपने पास लो है बच्चों, एक बार कभी भी अगर मान लो कोई अपने पास एलिमेंट है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसका अगर एटॉमिक वेट जो होगा, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी के लिए ये सब अभी रहने देना कि ये हीट कैपेसिटी वगैरह क्या होता है। ये जो है ना, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये ऑलमोस्ट जो है ना 6.4 आता है। ये हमेशा एक लो है और इसे अपन बोल भी सकते हैं। और इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम है डुलोंग पेटिट लो। ये आपको पता होना चाहिए हमेशा कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, वो एटॉमिक वेट इनटू उस एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी आपको इतना नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे कि अपन जैसे कि मान लो 1 ग्राम के लिए कितना अपन उसे गर्म करें कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। इस टाइप को अगर अपन बात करते हैं तो उन्हें अपन हीट कैपेसिटी बोलते हैं बच्चों। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है, कोई भी एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट एलिमेंट इज़ नियरली इक्वल्स टू ऑलवेज 6.4, हमेशा ऐसा होता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ से जो ये एटॉमिक वेट आएगा, ये आपका एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, एक्चुअल नहीं आ पाएगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट तो दे देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो आपका ये जो मैंने देखो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं किया है, ये 6.4 के अगर एग्जैक्ट इक्वल होता जब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एटॉमिक वेट अपन रियल में बता देते। बट इनका जो मल्टीप्लाई है ना बच्चों, वो नियरली 6.4 आता है। इट मीन्स अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो कभी भी एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का, तो वो आपको कौन सा मिलेगा हमेशा, वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। वो कौन सा मिलेगा, अप्रोक्सीमेट वाला मिलेगा, अप्रोक्स। ठीक है ना? वो हमेशा आपको कौन सा मिलेगा, अप्रोक्स वाला ही मिलेगा। इज इट क्लियर? ओके, हमेशा क्वेश्चन में एक बार आप देख लेना कि ये हीट कैपेसिटी जो है ना, वो हमेशा किस में दी हुई रहनी चाहिए, कैलोरी पर ग्राम में। CAL का मतलब है कैलोरी, है ना? जूल में भी हो सकती है, लेकिन अगर मान लो जूल में हो तो उसको आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन अभी इस लेवल पे आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कैलोरी पर ग्राम में ही गिवन होगी, तो आपको ये याद रहेगा। बाकी एक चीज़ और, एक वर्ड आता है बच्चों वैलेंसी। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है, मान लो मेटल की बात करें अगर, तो मेटल की वैलेंसी का मतलब क्या, तो उनके ऊपर वो चार्ज कितना आएगा, इवन वो कितने हमेशा अपने ऊपर प्लस का कितना चार्ज लेके रखते हैं, वो उनकी वैलेंसी बोलते हैं। जैसे मीन्स व्हाट के मान लो मैंने बोला कि Na+, सोडियम की वैलेंसी कितनी, तो आप कितने बोलोगे वैलेंसी, +1, क्या +1 की वैलेंसी हो गई ना, या फिर सिंपल 1 बोल सकते हैं। Mg+2 का मतलब बोलेंगे कितनी, तो बोलेंगे 2, है ना, वैलेंसी +2 या 2, इस टाइप से। जैसे मान लो मैंने बोला क्रोमियम +3, तो क्रोमियम की वैलेंसी कितनी, तो बोलेंगे +3। ये उनके बच्चों वैलेंसी कहलाती है ना, ये बात याद रहेगी। जैसे मान लो कैल्शियम Ca, तो कैल्शियम पे +2 का चार्ज लेता हूँ ना मैं, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी, वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब समझ में आ गया। वैलेंसी का मतलब सीधी सी बात है कि उसमें वैलेंस सेल में आफ्टर इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में उसमें क्या रह गया, कितना उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आ गया, वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। क्लियर है? एक चीज़ और, मान लो कई बार ऐसा मिले आपको कि एक मेटल सल्फेट है बच्चों, क्या है, मेटल सल्फेट है, तो उसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो आपको बच्चों मेटल का, जैसे लेट सपोज मैंने बोला कि मेटल पे चार्ज कितना आता है, तो मान लो मैंने बोला कि उसके ऊपर मुझे थोड़ी पता है वो +2 वाला है या वो +1 वाला है या +3 वाला है, क्यों, मुझे मेटल का ही नहीं पता। लेकिन सल्फेट का ज़रूर पता है मुझे कि सल्फेट किसे बोलते हैं, SO4-2, इसका नाम होता है सल्फेट।
अगर मैंने बोला मेटल सल्फेट का फॉर्मूला बताना तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके और मैं बता सकता हूँ कि एक M आएगा, इधर SO4 आएगा और इधर X आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। क्या ऐसे मेटल सल्फेट लिख सकते हो? मान लो मैंने आपको बोला कि मेटल क्लोराइड बोलो, तो बोले मेटल क्लोराइड कैसे लिखूँ? तो बोले मेटल का तो नहीं पता भाई, मेटल के ऊपर कितना चार्ज आया होगा प्लस का नहीं पता, लेकिन क्लोराइड का ज़रूर पता है। क्लोराइड किसे बोलते हैं? Cl-1 को बोलते हैं। इट मीन्स अगर मैं ऐसे क्रॉस करूँगा तो MClX बन जाएगा। तो दिस वन इज ए मेटल क्लोराइड। क्लियर है? दिस वन इज मेटल सल्फेट। ऐसे कर सकते हो। मान लो मैंने बोला कि मेटल नाइट्रेट बताओ, मेटल नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट कैसे बताएं? तो मेटल का तो नहीं पता, लेकिन नाइट्रेट का ज़रूर पता है। NO3-1 का नाम नाइट्रेट होता है। तो ऐसे क्रॉस करके मैं मेटल का नाइट्रेट बना सकता हूँ, NO3 का होल X और इधर बना जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेटल ऑक्साइड बना के दिखाओ, मेटल ऑक्साइड कैसा दिखेगा? तो मेटल ऑक्साइड, मेटल का तो नहीं पता लेकिन ऑक्साइड का ज़रूर पता है। O-2 का नाम ऑक्साइड होता है। तो अगर मैंने ऐसे क्रॉस किया तो मैंने मिल गया मेरे पास M2OX। क्या मैं इस फॉर्म में मेटल में ऑक्साइड लिख सकता हूँ? तो मेटल ऑक्साइड हुआ, मेटल क्लोराइड हुआ। ये जो X है, ये X यहाँ पे क्या होगी? मेटल की वैलेंसी होगी, कि उसके ऊपर कोई ना कोई जो चार्ज आएगा +2, +3, +1, दैट इज नोन एज वैलेंसी ऑफ मेटल। क्लियर है ये बात? ओके। अभी अपन ने 1-2 लेक्चर पहले एक बात जरूर लिखी थी कि लेट सपोज मान लो बच्चों AXBY टाइप का अगर कोई कंपाउंड है, तो मैंने ऐसे लिखा था वहाँ पे, इसका इसके मोल के साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके मोल के साथ मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होंगे। क्या ये याद है आपको? मैंने एक बार डेराइव किया था ये वाला, है ना। मैंने ऐसे लिखा था कि X इंटू मोल ऑफ B इज इक्वल्स टू Y इंटू मोल ऑफ A। क्या ये बात याद है या नहीं है? कि इसका अपन यहाँ पे यूज़ लेने वाले हैं। अगर ये किसी को नहीं पता है तो मुझसे पूछ सकता है ये कैसे आया था। ये एक्चुअली के अंदर अपन कैसे कर रहे थे, ये अपन ऐसे बोल रहे थे कि AXBY टाइप का अगर कंपाउंड है तो मैंने ऐसे लिखा था आपको कि अभी मुझे मान लो अगर A के मोल चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? मोल ऑफ A चाहिए तो कैसे निकालोगे? उसका इंडेक्स इंटू मोल ऑफ होल कंपाउंड। ऐसे करते थे। POC भी तो ये अप्लाई करते थे, इंडेक्स इंटू मोल ऑफ दैट कंपाउंड। इट मीन्स मोल ऑफ AXBY, है ना। मुझे मान लो अगर B के चाहिए तो मोल ऑफ B इज इक्वल्स टू Y इंटू मोल ऑफ होल कंपाउंड AXBY। अगर मैं इन दोनों को जैसे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया Y से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया X से, तो ये भी क्या बन जाएगा? XY इंटू मोल ऑफ AXY। और ये भी क्या बन जाएगा? XY इंटू मोल ऑफ AXBY। इट मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल, तो यहाँ पे भी इक्वल होना ही चाहिए। तो दैट्स वाई मैंने ऐसा बोला कि Y इंटू मोल ऑफ A इज इक्वल्स टू X इंटू मोल ऑफ B। ऐसे अपन लिख सकते हैं और ये यहाँ से आया था। क्लियर है ये बात, है ना। हमेशा देखो उल्टे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, Y तो इसके मोल के साथ और X इसके मोल के साथ। ठीक है। अब देखो इनको अपन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन अपन करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहले वाले को, कि एक 7.38 ग्राम है कोई मेटल का ऑक्साइड है। क्या मेटल के बारे में अपन को पता है? नहीं है, है ना। तो इन जनरल बात करें अपन कि लेट सपोज वो कोई मेटल का ऑक्साइड कौन हो सकता है? लेट सपोज मेटल ऑक्साइड विल बी कौन होगा भाई? तो बोले M2OX। ये मेटल का ऑक्साइड है कोई, क्योंकि O पे तो -2 आता है, इसका तो फिक्स है। मेटल का नहीं पता है कि उसके ऊपर X कितना आएगा। ओके आगे चलते हैं।
इट इज़ कम्प्लीटली रिड्यूस्ड इनटू प्योर मेटेलिक फॉर्म। उसके साथ कुछ हुआ होगा, वो अपन को नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो रिड्यूस हो रहा है कोई प्रोसेस के दौरान कम्प्लीटली मेटल में, वो एम में जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे बोले कि मेटल का जो ऑक्साइड है वो कितने ग्राम है, तो बोले 7.38 ग्राम है, बराबर है। तो मेटल कितना ग्राम मिला, तो बोले 6.84 ग्राम मिला। मास तो बच्चों हमेशा कंजर्व रहता है, ऑक्सीजन यहाँ से चला गया होगा, तो बोले ऑक्सीजन कितना था फिर, अगर टोटल इतना है, इतना मेटल है, तो ये ऑक्सीजन कितना है, तो इट मीन्स मास ऑफ ऑक्सीजन, ये जो O है वो कितना हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर दो, -6.84 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1654 हो गया ना, तो 0.54 ग्राम। कितनी बात समझ में आ गई। और आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना वो है 0.0322 कैलोरी पर ग्राम। तो आपको बताना क्या है कि आपको एक तो ये बात बतानी है कि उस मेटल के ऊपर वैलेंसी कितनी आएगी, इट मीन्स आपको x की वैल्यू बतानी है इनडायरेक्टली। एक आपको ये बताना है कि एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। अगर वो अप्रोक्स पूछता तो अपन ड्यूलोंग पेटिट लो लगा के आंसर ही आ जाता, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट। तो देखो क्या प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि M2OX के लिए वो अपन मोल वाला कंसेप्ट अगर लगाएं तो कैसे लगाओगे, देखो 2 × इधर वाले के मोल ऑफ O इज इक्वल्स टू X × मोल ऑफ मेटल। ये बात ठीक है या नहीं है, ओके। 2 × मोल क्या होता है बच्चों, मास डिवाइड बाई उसका एटॉमिक वेट। मोल ऑफ O कितना है भाई 0.54 डिवाइड बाई O का तो पता ही है 16 होता है, ओके। X × मोल ऑफ M, तो M का मास है क्या, हाँ M का मास मेरे पास है, लेकिन उसका एटॉमिक वेट नहीं पता है। लेट सपोज A मैंने उसका एटॉमिक वेट मान रखा है। अब एक इक्वेशन है बच्चों अपने पास और वेरिएबल है 2, तो मुझे कोई ना कोई एक इक्वेशन की ज़रूरत और पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं याद करूँगा कि मुझे इतना पता है कि एटॉमिक वेट इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो नियरली इक्वल होता है किसके, 6.4 के। ओके, बाई ड्यूलोंग पेटिट लॉ एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, तो कितना दिया है 0.0332, ये नियरली किसके इक्वल होगा, तो बोले ये होगा 6.4 के। यहाँ से बच्चों जो आप A कैलकुलेट करोगे वो A कैसा आएगा, वो A आएगा अपना अप्रोक्सीमेट। तो जैसे A इज इक्वल्स टू 6.4 0.0332, ये बच्चों नियरली ये इक्वल आता है 192.77, इतना होता है ये, है ना। आप KLC से कैलकुलेट करके देख लेना। लेकिन क्या मेरा ये आंसर है, जैसे मान लो A एटॉमिक वेट आ गया तो उसने ये पूछा है क्या, उसने ये नहीं पूछा। आपने अगर ड्यूलोंग पेटिट लॉ से जो A कैलकुलेट किया है, जो एटॉमिक वेट कैलकुलेट किया है, ये तो क्या होगा, एक अप्रोक्सीमेट वाला होगा, ओके। तो अप्रोक्सीमेट होगा, मुझे चाहिए एग्जैक्ट, तो कैसे चेक करना है वो देखो, इस A की वैल्यू को बच्चों यहाँ रखो। तो अगर मान लो इस A की वैल्यू यहाँ रखोगे तो अप्रोक्सीमेट अगर आपने A की वैल्यू यहाँ रखी और उसके थ्रू अगर आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो भी ओबीएस है, क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट ही आएगी। मैंने चेक किया कि 2 × 0.54 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू x × 6.84 डिवाइड बाई A विच इज 192.77। यहाँ से मैंने चेक किया कि x की वैल्यू कैलकुलेट की और जो मेरी x की वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो 1.9 आई, और 1.9 भी क्या होगी, डेफिनेटली अप्रोक्स ही होगी। क्यों होगी अप्रोक्स, क्योंकि आपने A की वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेट लिखी है तो x की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट ही आएगी। लेकिन x की वैल्यू को देख के अपन को आइडिया जरूर लग जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, कभी इंटीजर ही आनी चाहिए भाई। उसके ऊपर अगर कोई चार्ज आएगा तो ऐसे तो नहीं आएगा मैग्नीशियम 2.5 या सोडियम 1.9, तो या तो +1 आएगा या +2 आएगा या +3 आएगा +4 आएगा, व्हाटएवर, तो इंटीजर तो आना चाहिए ना। इट मीन्स अगर x की वैल्यू इसके थ्रू 1.9 आई है, ये कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों 1.9 के आसपास आएगी। लेकिन अगर 1.9 आई तो बताओ रियल में क्या x की वैल्यू है, तो ले रियल में x की वैल्यू 1.9 तो नहीं है, तो उसके आसपास ऐसी कौन सी इंटीजर वैल्यू है, तो बोलेंगे 2 है उसके आसपास इंटीजर की वैल्यू। इट मीन्स एक आंसर आ गया बच्चों, 2 इज द राइट आंसर, दिस विल बी एग्जैक्ट, ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट है। एंड ये 2 क्या है, दैट इज नोन एज वैलेंसी ऑफ मेटल, मेटल की क्या है ये, वैलेंसी है ये, एक आंसर आ गया।
अगर x की वैल्यू आपके पास एग्जैक्ट है, अगर वैलेंस a की वैल्यू एग्जैक्ट है, तो फिर वहां पे x की वैल्यू अगर आप रखोगे तो उसके थ्रू जो a मिलेगा वो भी फिर तो एग्जैक्ट ही मिलेगा। चलो चेक करते हैं। वो मैंने क्या लिखा था, M2OX लिखा था ना, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी ना मैंने, 2 इंटू 0.54 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू x इंटू 6.84 डिवाइड बाई a, ये किया था मैंने। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो ये तो रियल में ही है, एग्जैक्ट है, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे तो a की भी फिर एग्जैक्ट वैल्यू ही आएगी। ओके, ये पहले वाला a तो क्या था जो मैंने लिखा था 192.77। अब अगर यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी एटॉमिक वेट की, वही आपसे पूछ रहा है। और यहाँ जब आप ये कैलकुलेट करोगे ना बच्चों a, तो आपके अराउंड आएगा 202.67। ये आपका आंसर है, दिस विल बी द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। करना समझ में आया कैसे किया मैंने, क्या प्रोसेस को फॉलो की, है ना। जैसे इस वाले को तुम लोग ट्राई करो, दिखाएं क्या करोगे, पहले पोज करके ट्राई करो। ये ऐसे बोल रहा है कि 2 ग्राम मेटल है और वो कोई एसिड के साथ रिएक्शन करता है और कोई मेटल सल्फेट बनाता है, तो 4.51 मेटल सल्फेट मिलता है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है। तो आप ये बताओ उस मेटल पे कितना प्लस आया होगा, +2 आया होगा, +3 आया होगा, और उसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट भी बताओ कितना होगा। करो बच्चों, इसको ट्राई करो जल्दी से। चलो मैं करता हूं। देखो मेटल सल्फेट की बात करें तो लेट सपोज मेटल सल्फेट बच्चों कैसा होना चाहिए, MsO4 मेटल को बोलते हैं, इसके ऊपर 2 आएगा, वो इधर आ गया, इसका X इधर आ गया, तो क्या ये मेटल सल्फेट हो जाएगा। मेटल सल्फेट तो ऐसा ही दिखेगा। अब मेरा मेन एम है कि मैं इस X की वैल्यू को निकालूं और जो ये M है उसका एटॉमिक वेट निकालूं, ये मैं चाहता हूं। अगर मोल की टर्म्स में वो फॉर्मूला लगाऊं तो कैसे लगाओगे, देखो X इंटू इसका मोल ऑफ मेटल मतलब M डिवाइड इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ सल्फेट, बराबर है। सल्फेट का बच्चों साइड में कैलकुलेट करो, दिखाएं इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा। तो इसका होगा बच्चों 32, और देखो -2 -1 चार्ज से कभी उसका मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज जो है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनों के आने जाने की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन का तो वैसे ही अपन नेग्लिजिबल मास मानते हैं, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ना। H2SO4 का बच्चों 98 होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन चले गए हैं डेफिनेटली, तो 2 कम कर दो, इसका 96 होगा। ओके, क्या आपके पास मास है क्या सल्फेट का, तो बोले सल्फेट का डायरेक्ट मास तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास इतना जरूर पता है मेटल का 4.1 ये मेटल सल्फेट है, और मेटल कितना है देखो x इंटू 2 ग्राम डिवाइड बाई मेटल का एटॉमिक वेट लेट सपोज A कंसिडर कर लो, इज इक्वल टू 2 इंटू मेटल सल्फेट का अगर 4.51 है टोटल, और उसमें 2 ग्राम जो मेटल का है, तो इट मीन्स 2.51 ग्राम क्या है उसमें बचा हुआ सल्फेट ही कहलाएगा। तो मास कितना हो गया सल्फेट का 2.51 डिवाइड बाय सल्फेट का मोलिकुलर वेट कितना हो गया 96 हो गया। वापस वही बात आ गई कि सर इसमें एक x है और एक a है, मुझे दोनों एक साथ तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, इट मीन्स मैं ड्यूलोंग पेटिट लॉ को याद करूंगा। उसने क्या बताया था कि एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.057 इज नियरली इक्वल्स टू 6.4, बट यहाँ से जो आप a कैलकुलेट करोगे 6.4 डिवाइड बाई 0.057 वो कितना आएगा, वो आएगा 112.28 के आसपास, इतना आएगा। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, 112.28 के आसपास आया। लेकिन ये वैल्यू क्या एग्जैक्ट आई नहीं, ये वैल्यू क्या आई होगी डेफिनेटली अप्रोक्स आई होगी, क्योंकि आपने तो ड्यूलोंग पेटिट लॉ से किया है और वहाँ से जो एटॉमिक वेट आता है वो अप्रोक्स ही आएगा। और इस अप्रोक्स वैल्यू को अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो उसके थ्रू जो x आएगा वो भी अप्रोक्स ही आएगा फिर तो। और मैंने चेक किया x इंटू 2 डिवाइड बाई 112.28 इक्वल्स टू 2 इंटू 2.51 डिवाइड बाई 96, और यहाँ से मुझे पता चला कि x की वैल्यू जो नियरली आई वो आई 2.94 के आसपास, ये अप्रोक्स आई। लेकिन
x की वैल्यू तो ऐसे तो नहीं हो सकती, 2.94 आई है तो आप इसे कितना कंसीडर करोगे, इंटीजर लेके आनी है, तो बताओ कितना मानोगे। तो आसपास कौन है इसके जो इंटीजर है, तो बोले 3 है, इट मीन्स x की वैल्यू 3 होगी एग्जैक्ट। और अगर 3 होगी तो अपना एक आंसर आ गया। यही क्या है अपने पास, वैलेंसी ऑफ मेटल, वैलेंसी ऑफ मेटल। एक बात हो गई। अगर ये 3 वैल्यू एग्जैक्ट है, इट मीन्स अगर यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 3 रखोगे तो कैलकुलेट होने वाला ए भी फिर एग्जैक्ट ही आएगा, बराबर है। इसको रब करूँ, यहाँ पे अगर आप 3 इंटू 2/a=2 इंटू 2.54/96, यहाँ से जो आप a कैलकुलेट करोगे वो आएगा इतना। और ये कोई अप्रोक्स नहीं है क्योंकि आपने x की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे 3, जो कि एक एग्जैक्ट है। और अगर ये एग्जैक्ट है तो फिर a की वैल्यू भी एग्जैक्ट आएगी। इट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ऐसे चेक करना है बच्चों, क्लियर है? ऐसे कर लोगे, ओके, नोट करो इसे। चलो स्टूडेंट्स, अब अपन नए टॉपिक पे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन ऐसे बोलेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। अब ये कंसंट्रेशन वर्ड ये सब अपन को पता होना चाहिए। देखो कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग होगा, कंसंट्रेशन टर्म्स। अपने पास बहुत टाइप की कंसंट्रेशन है और ये डिफाइन किसके लिए की जाती है वो भी देख लो पहले। डिफाइन फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए ये कंसंट्रेशन वर्ड नाम लिया जाएगा। अब व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होता है, सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ये दो मैंने दो वर्ड लिखे हैं बच्चों, एक है सोल्यूट, एक है सोलवेंट। इन दो से मिलके हमेशा एक सॉल्यूशन तैयार होता है। इट मीन्स अगर कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं हमेशा। कौन कौन से बोलो? एक होगा सोल्यूट और एक कौन होगा? सोलवेंट। एक और कौन होगा? सोलवेंट। एक होगा सोल्यूट और एक होगा सोलवेंट। अगर क्वेश्चन में अपने पास कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो लेस क्वांटिटी में होगा उसे अपन क्या मान लेंगे? सोल्यूट। और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसे अपन क्या मान लेंगे? सोलवेंट। इट मीन्स सोल्यूट की डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो क्या बोलेंगे? विच प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। जो लेस क्वांटिटी में होगा उसको अपन सोल्यूट कंसिडर कर लेंगे और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, उसे अपन सोलवेंट कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है? इसे अपन हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है बच्चों। सॉल्यूशन से आपको क्या फील आ रही है वो समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन का मतलब जैसे मान लो आपने एक गिलास पानी लिया तो एक गिलास पानी कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो क्या है? अकेला पानी है, उसे अपन कभी भी सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अब आपने उसमें एक चम्मच मान लो लेट सपोज ग्लूकोज ऐड कर दिया। ग्लूकोज जो ग्लूकोन डी पीते हैं ना अपन, एक चम्मच लिया और उसको सेक कर दिया तो उसमें क्या आपको ग्लूकोज दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। बट क्या उसमें रियल में ग्लूकोज है ही नहीं क्या? आप बोलेंगे सर है। इसका मतलब वो एक मिक्सचर बन गया है। किसका? एक उसमें सोल्यूट है और एक उसमें अब सोलवेंट कहलाएगा एंड दैट होल वर्ड इज नोन एज सोल्यूशन। तो बोले उसमें सोल्यूट कौन है? तो बोलेंगे ग्लूकोज। तो उसमें सोलवेंट कौन है? उसमें पानी। दोनों को मिलके आपने बना दिया क्या? सॉल्यूशन तैयार कर दिया। व्हाट डू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि होमो का मतलब होता है कोई दो चीज़ का सेम होना। आपको कभी भी उसको अपन सॉल्यूशन कंसिडर नहीं करेंगे जिसमें आपको दो अलग अलग फेज दिखाई दे रही है। आपको जैसे मान लो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज बच्चों पाउडर होता है, बिल्कुल वो सॉलिड होता है, और पानी है वो लिक्विड होता है। आपने उसको मिलाया लेकिन फाइनली तो आपको एक ही टाइप का फेज दिख रही है ना, क्या? लिक्विड। तो उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब है कि आपको वो सोल्यूट दिखना नहीं चाहिए। अगर आपको वो सोल्यूट दिख रहा है तो दैट मीन्स दिस विल नॉट कंसिडर एज ए सॉल्यूशन। उसे अपन सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। जैसे मान लो मुझे एक बात बताओ, ऐसे एक गिलास पानी लिया मैंने, बराबर है? इसमें मैंने क्या डाल दिया? मान लो मैंने इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ
स्मॉल अमाउंट ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज बच्चों किसे बोलते हैं? सुक्रोज जो अपन चीनी बोलते हैं ना, शुगर, सुक्रोज किसे बोलते हैं? शुगर को आपने उसमें डाली तो क्या ये सॉल्यूशन कहलाएगा? यस सर। क्यों? कि ये इसके अंदर शुगर आपको पता है ना बच्चों पानी में डिजोल्व हो जाती है। इट मीन्स अगर डिजोल्व हो गई तो वो आपको पानी पानी सा दिखेगा, लेकिन उसके अंदर वो बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर आपके पास H2 ज़्यादा है तो मेरे लिए H2 तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। H2 क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्वेंट। और जो आपने शुगर डाली है उससे क्या बोलेंगे? सोल्यूट। और दोनों को मिला लेंगे तो ये क्या तैयार हो जाएगा मेरे लिए? सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? सॉल्यूशन तैयार हो गया। बराबर। जैसे लेट सपोज मान लो मैंने आपसे पूछा कि ये एक H2O था इसमें, बराबर है। इसमें पहले कौन था? H2O था। आपने इसमें बाहर से थोड़ा सा अल्कोहल मिलाया, C2H5 जो होता है उसे एथेनॉल बोलते हैं और एथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज आता है, ठीक है ना। आपने मान लो एक पैक बनाया तो एक पैक में क्या है? उसमें थोड़ा सा आपने एथेनॉल मिलाया और बहुत सारा उसमें पानी मिलाया। तो क्या आप इस बात को क्लेरिफाई कर पाओगे कि सर ये एथेनॉल घूम रहा है, सर मुझे दिख रहा है एथेनॉल घूमता? नहीं कर पाओगे। इट मीन्स वो अब क्या तैयार हो गया? एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, दैट विल बी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब है कि उसमें आप कुछ नहीं दिख पा रहे, एक ही टाइप की फेज दिख पा रही है, कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा है, लेकिन है ज़रूर उसमें, ये बात श्योर है। क्लियर? इट मीन्स मेरे लिए H2 क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्वेंट हो जाएगा। और ये जो एथेनॉल आप बाहर से डाल रहे हो दैट इज़ सोल्यूट हो जाएगा। और ये जब इसमें मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। किसका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया? किसका? वाटर और एथेनॉल का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। चलो मान लो बच्चों ये H2O था, इसमें H2O था, आपने बाहर से कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया। कैल्शियम कार्बोनेट कौन होता है? लाइमस्टोन। तो अगर मान लो आपने लाइमस्टोन डाला तो क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिजोल्व हो जाएगा? क्या आपने कभी कैल्शियम कार्बोनेट को देखा है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो ये जो होती है ना, अपन POP ये सब करते हैं, प्लास्टर व्लास्टर, उसे कैल्शियम कार्बोनेट मान लो अभी के लिए, बराबर। वाइट वाइट सा होता है, वो पानी में कभी डिजोल्व नहीं होता है। आप अगर उसे रख भी दोगे ना तो थोड़े टाइम बाद में क्या वो वाइट वाइट हो जाएगा पानी पूरा, और 5-10 मिनट छोड़ दोगे ना तो वो सेटल डाउन हो जाएगा पूरा, है ना। तो सेटल डाउन हो जाएगा तो आपने इसको डाल तो दिया, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो थोड़े टाइम में क्या होगा? यहाँ पे जम जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा वो। तो अब तो बोलेंगे अगर मैंने बाहर से देखा तो मुझे तो कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है और ये दोनों मिक्स ही नहीं हुए, तो मिक्स ही नहीं हुए तो मिक्सचर तो बना ही नहीं। इट मीन्स जो डिजोल्व ही नहीं होंगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनाएंगे? होमोजीनियस अगर मिक्सचर नहीं बनाएंगे इट मीन्स दिस विल नॉट कंसिडर एज ए सॉल्यूशन। उस केस में मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा कि ये मेरे लिए सॉल्वेंट है, ये मेरे लिए सोल्यूट है, ऐसी बातें करनी सही बात नहीं है। सिंपल सी बात क्या लिखूँगा? दिस इज नॉट सॉल्यूशन। वो एक आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया भाई, बराबर है। ओके, आपके पास अगर कुछ नहीं दिया होता है तो बच्चों बाय डिफ़ॉल्ट अपन H2O में ही मिलाते हैं सब कुछ। H2O में ये मिला दिया, पानी में ये मिला दिया, पानी में ये मिला दिया, पानी में यूरिया मिला दिया, व्हाटएवर, है ना, NaCl मिला दिया, नमक मिला दिया, ऐसे करके। लेकिन अगर आपको क्लेरिफाई कर देगा नहीं ये है तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होगा उसे क्या बोलेंगे? सोल्यूट। ओके, आपके सिलेबस में भी 2 ही है। जैसे मान लो ऐसा थोड़ी, मान लो एक गिलास मैंने पानी लिया, उसमें NaCl भी डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया और उसमें थोड़ी सी शुगर भी डाल दी, सबको मिला दिया, तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिल तो जाएंगे ना, उसे भी अपन सॉल्यूशन ही बोलते हैं, बराबर है। उसमें 2 सोल्यूट हो जाएंगे, एक अपने लिए कौन हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही आप पार्ट ले रहे हो, एक मिलाने वाला और एक डिजोल्व करने वाला, उन्हें अपन दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज बाइनरी सॉल्यूशन। उन्हें अपन क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में हमेशा 2 ही पार्ट लेने होते हैं, सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। और मोर देन 2 सॉल्वेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, मोर देन 2 सोल्यूट प्रेजेंट हो सकते हैं। बस दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, क्या? सॉल्यूशन अपन उसे ही बोलेंगे जो डिजोल्व हो जाए। सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? जो सब कुछ क्या हो जाए? डिजोल्व हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे चला जाए, नीचे चला जाएगा तो उसे अपन किसी भी प्रकार में सॉल्यूशन वर्ड नहीं देंगे।
ओके, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये किसके लिए डिफाइन की जाती है? सॉल्यूशन के लिए डिफाइन की जाती है। अब इस कंसंट्रेशन टर्म से आपको क्या फील आ रही है बच्चों? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में भी अपन ऐसे बोलते हैं, दिस विल वेरी कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब दिमाग में आपके आना चाहिए गाढ़ापन, है ना, विस्कस ज़्यादा। एक ग्लास लिया, 2 ग्लास एक जैसे लिए मान लो, बराबर है। एक में 2 चम्मच शुगर डाली, एक में आपने 3 चम्मच शुगर डाली, ज़्यादा मीठा कौन सा होगा? 3 चम्मच वाला। सर ये क्या क्वेश्चन पूछा है? ये तो नॉर्मल सी बात है। तो 3 चम्मच वाला ज़्यादा मीठा क्यों होगा? आप उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलोगे? दिस विल सर, वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। और जो आपने 2 चम्मच वाला है सर, उसके कंपेयर में वो कम कंसंट्रेटेड है। तो बोले कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा? जिसमें सोल्यूट ज़्यादा, क्योंकि आपने 3 चम्मच डाली है तो वो बाहर से डाली है तो सोल्यूट उसमें ज़्यादा है। क्लियर है ये बात? एक बात याद रखना बच्चों, कभी भी कंसंट्रेशन को अपन डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, है ना, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते ना। जो भी अपने पास केमिस्ट्री में ऐसी प्रॉपर्टीज़ या फिर जिनको अपन डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते वो इंटेंसिव नेचर की होती है, और जिनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं ना वो एक्सटेंसिव नेचर की होती है। जैसे मान लो मास है, ये 2 ग्राम का है, ये 5 ग्राम का है, टोटल बोलो कितना हो गया? 7 ग्राम। तो आपने तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो बोले डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं सर, मास में कोई दिक्कत ही नहीं है। वॉल्यूम को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। भाई मैंने बोला ये 5 ml है, ये 5 ml है, बोलो कितना हो गया? तो बोले 10 ml। दोज प्रॉपर्टी विच कैन डायरेक्टली ऐड देम दे आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या नाम होता है उनका? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जिनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते ऐसे, तो उनको बोलते हैं बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और उनमें से एक कंसंट्रेशन एक ऐसी टर्म है, कंसंट्रेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंटेंसिव नेचर की है। अपन कभी भी इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर सकते वो तुम्हें एक बार प्रैक्टिकली फील लो। जैसे तुम सोचो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये मान लो ग्लास है ना, 2 ग्लास अपने पास, एक में ना 2 चम्मच डाल लो शुगर और एक में मान लो 3 चम्मच शुगर डाली। इसको पी के देखा मैंने तो कुछ मीठा मीठा लगेगा, इस वाले को पी के देखूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा लगेगा। ओके, ये बात तो श्योर है, इतना तो दिमाग समझ में आ गई बात। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ना कोई तीसरे बीकर में ले लिया, ग्लास में दोनों को पूरा खाली कर दिया, और वो तीसरा जो भर गया है ना उसको पी के देखो आप, क्या फील आएगी? क्या वो इस 3 चम्मच से भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा क्या? क्योंकि भाई टोटल अपने पास 5 चम्मच हो गई, है ना, ये तो मानते हो। तो क्या वो 3 चम्मच वाले से भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा क्या? तो बोले ऐसा तो नहीं होता सर। क्लियर है, ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि आप खुद सोच लो, अगर ऐसा होता तो फिर तो मज़ा आ जाता। भाई एक कोल्ड ड्रिंक मैं कई बार लेता हूँ, मान लो छोटी कोल्ड ड्रिंक ली, एक मैंने छोटी कोल्ड ड्रिंक ली, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी के देखी, मुझे मस्त लगी मीठी मीठी, दूसरी अलग से पी के देखी, वो भी मीठी मीठी, दोनों को मिला दिया तो फिर तो और मीठी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता सर, ऐसा तो नहीं होता। इट मीन्स कंसंट्रेशन जो है वो किसी प्रकार के एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वी कैनॉट ऐड देम डायरेक्टली, उन्हें अपन ऐड नहीं कर सकते। और इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे अपन कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं 100 ml लेके स्टार्ट करूं क्वेश्चन, या 1000 ml लेके स्टार्ट करूं, या 1 ml लेके बात करूं, कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर है ये बात? कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ी बात फील आई। अब कंसंट्रेशन किसके लिए डिफाइन की जाएगी? सॉल्यूशन के लिए डिफाइन की जाएगी। सॉल्यूशन में कौन कौन होगा? सोल्यूट और सॉल्वेंट होगा। अब इस बात को बोलने के बच्चों कितने तरीके हो सकते हैं? कभी मुझे ये बताना है, मैंने ये 2 चम्मच इसमें पानी में डाली थी ना, इस बात को मैं कैसे कैसे बता सकता हूँ? तो मैं बोलूँ ऐसे तरीके तो बहुत हो सकते हैं। क्या मैंने ऐसा बोला कि 2 ग्राम सुगर इज एडेड इन लेट सपोज 50 ग्राम वाटर, लेट सपोज 70 ग्राम वाटर। तो एक तरीका तो ये हो गया, हाउ मच सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन हाउ मच सोलवेंट, या सोल्यूट या डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो बोले कितना मास, कितना ग्राम, कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एक तरीका तो ये हो गया। एक मान लो अगर आप कोई बाहर से लिक्विड मिला रहे हो तो लिक्विड वाले में ऐसा बोल देंगे इतना ml इतने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 मोल जो है वो 10 मोल में प्रेजेंट है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 ग्राम जो है ना सर 50 ml में प्रेजेंट है। कई बात मेरी समझ में आ रही है? तो बोले ऐसे तो सर कंसंट्रेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर एक कंसंट्रेशन आपको क्या फील देगी? हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन हाउ मच सोलवेंट,
कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये, अब इस बात को कहने के तरीके बदलते रहेंगे। इतना मास सर इतने में प्रेजेंट है, इतना वॉल्यूम इतने में प्रेजेंट है, इतना मास इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इतने मोल सर इतने मोल में प्रेजेंट है। इट मीन्स कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग आती जाएगी, बट दिमाग में क्या रहना चाहिए, ऑल कंसंट्रेशन टर्म डिफाइंस, ऑल कंसंट्रेशन टर्म टेल्स अस व्हाट, हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन हाउ मच सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट आप प्रेजेंट कर रहे हो, कितना आप उसमें डाल रहे हो, ये सब चीज़ें बताना कंसंट्रेशन का ही काम है। ऐसे बच्चों अपने पास कंसंट्रेशन बहुत टाइप की है, 1 by 1 मैं कंसंट्रेशन आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी टर्म में यूज़ लिया जा सकता है। पहली है परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास। तो परसेंटेज बाई मास का मतलब होता है कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन इनटू 100। एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको, परसेंटेज बाई मास पहली टर्म है कंसंट्रेशन की। परसेंटेज बाई मास का मतलब है मास की टर्म में बताएंगे अपन, इतना मास इतने मास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जैसे देखो, मान लो मैंने आपको बोला कि एक बीकर है बच्चों, बराबर है। इस बीकर में दो चीज़ें लिखी हुई है कि इसमें पानी है बहुत सारा, और इसके सॉरी इसमें H2O है, और इस H2O में आपने थोड़ा सा H2SO4 मिलाया। क्या मिलाया? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, बराबर है। और वो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद में लैब में गया मैं, और लैब में उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है 5% H2SO4 बाई मास, ऐसा उस लैब के अंदर लिखा हुआ है उस बीकर के ऊपर। तो इस बीकर के ऊपर 5% H2SO4 बाई मास लिखा हुआ है। इससे आपको क्या फील आ रही है, क्या समझ पा रहे हो आप, क्या मीनिंग है इसका 5% H2SO4 बाई मास? क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि अगर आप टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हो, क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हो, तो उसमें 5 ग्राम H2SO4 होगा। इसका मीनिंग बच्चों ये है, और आपको फील आनी बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन टर्म में आपको ऐसे फॉर्मूले तो ठीक है वो तो यार, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग ये है 5% बाई मास H2SO4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप टोटल 100 ग्राम लेते हो तो 5 ग्राम उसमें H2SO4 होगा। कैसे? आप फॉर्मूले में रख के देख लो भाई, 5 ग्राम डिवाइड बाई 100 टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो बोले यही तो आएगा 5%, दैट विल बी 5%। अब मैंने आपको क्या बताया कि कंसंट्रेशन टर्म एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इस बात को यहाँ पे आप लिख लेना नोट लगा के, वो स्टार्टिंग में लिख लेते तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स जितनी भी है आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये सब की सब। इट मीन्स क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? दे कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली, उनको कभी डायरेक्ट ऐड मत कर देना। दे कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली, कभी ऐसा मत कर देना। मान लो एक बीकर की कंसंट्रेशन C1 है और एक बीकर की कंसंट्रेशन C2 है, और आपको मैं पूछूंगा फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, तो आप ऐसा मत कर देना C1 प्लस C2, है ना, ऐसा मत कर देना, बराबर है। इस बात से फील आई? आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 ग्राम लेके चलो, आपकी इच्छा है। मैं तो बोलूँगा, मैं तो ऐसे बोलूँगा कि इसका मतलब ये है, क्या मतलब है इसका, कि इसका मतलब है कि 1000 ग्राम अगर मैं सॉल्यूशन लूँगा ना, 1000 ग्राम अगर मैं सॉल्यूशन लूँगा तो इसमें ना 100 ग्राम H2SO4 है। तो हाँ बात ठीक है, ऐसे बोल दो चाहिए, क्यों 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, तो बात तो वही है कि 100 लिख दिया गया मैंने, 50 कर लो ना, 5% है ना, तो 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, तो 5% आएगा। कोई बोलेगा मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, क्या कि 10 लिखूंगा, 10 का टोटल मेरे पास 10 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 10 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो फिर सोल्यूट कितना है, तो उसका 5% लिखना है। तो बोलेंगे 10 का 5% मतलब, तो बोलेंगे 0.5,
तो 0.5 ग्राम उसमें H2SO4 है फिर, तो आएगा तो इसका भी 5%, इसका भी 5%। इसलिए तो बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म में आपको फील आनी चाहिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कितने की बात कर रहे हो, है ना। क्या आपको समझ में आया? 5% H2SO4 बाई मास का मतलब क्या है? चलो एक और बताओ। मान लो एक बीकर है, इस बीकर में ऐसा लिखा हुआ है, इसमें कौन है भाई? एक्वस NaOH। AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब पानी, और साथ में कौन है? NaOH, बराबर है। इसका मतलब एक्वस लिखा हुआ है तो मैं क्या समझूंगा? H2O तो उसमें कौन है? सोलवेंट है, और NaOH उसमें मिलाया गया है तो वो मेरे लिए कौन है? सोल्यूट है, और दोनों को मिलाऊंगा तो ये क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एक्वस का मतलब ये होता है, बराबर है। ओके, इस बीकर में ना एक बात लिखी हुई है, वो बात ये लिखी हुई है कि छोटा सा ऐसे लेबल चिपाया गया उस पर, और लेबल के ऊपर ये लिखा है 15% बाई मास, ऐसा लिखा हुआ उस पर। तो इस बीकर में 15% बाई मास लिखने का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या है इसमें? आपको ले में पूछ ले कि इसका मतलब क्या है 15, तो इसका मतलब सर ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आप टोटल है ना 100 ग्राम लेते हो, अगर आप टोटल 100 ग्राम लेते हो इस सॉल्यूशन का, तो आपके 15% आंसर आना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा? उसमें 15 ग्राम NaOH है, और ये 100 ग्राम किसके होंगे? सोल्यूट के नहीं, सॉल्वेंट के नहीं, किसके होंगे? सॉल्यूशन का होगा। इसका मतलब ये है। कंसंट्रेशन की फील आ रही है? कंसंट्रेशन बच्चों आप कितने में भी कितना ही बता सकते हो, लेकिन आंसर फाइनली वही आना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न ये है ना कि कंसंट्रेशन, जैसे इसको आप ऐसे समझो, मान लो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, फिक्स है वो, मान लो आपने 2 लीटर वाली या 2.5 लीटर वाली, आप 2.5 लीटर वाली बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए। आपने सबसे पहले चखा इसे, एक ढक्कन लेके, कुछ स्वाद आया, मीठा लगा, जो भी है, तो बाद में मान लो पूरी बोतल पी गए, तो ऐसा है कि अभी जब पूरी बोतल पी गए तो आपको ज़्यादा मीठा लगा? तो ऐसा तो नहीं है सर। इसका मतलब कंसंट्रेशन, चाहे आप एक ढक्कन की बात करो, चाहे आप पूरी बोतल की बात करो, वो एक जैसी ही होगी। इसीलिए तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप 1000 ग्राम को लेके बात करो, चाहे आप 10 ग्राम को लेके बात करो, चाहे आप 100 ग्राम को लेके बात करो, कंसंट्रेशन टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट ऐड तो ये होती नहीं है, तो एक बूंद लेके बात कर लो, चाहे पूरी की बात कर लो, बराबर समझ में आई? ओके, नोट डाउन करो इसे बच्चों। चलो तो एक क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ आपको, इजी सा ही देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे करो आप, ऑफ द डे, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन, और ये परसेंटेज आपको बाई मास के टर्म में बताना है, कितना परसेंट आयरन है किसमें? इन मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, बोले मोहर सॉल्ट क्या होता है? मोर नहीं है बच्चों, ये कौन है? मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट इसे बोलते हैं FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ये डॉट का मतलब है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं बच्चों, बहुत सारे इसमें मॉलिक्यूल चिपके हुए रहते हैं। ये आयरन ये रहा, तो कैसे करना होगा? आयरन का मास डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100, सिंपल ही होता है ऐसा। बताओ इसमें किसका आपको पता नहीं है? तो आयरन का अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका आप 56 यूज़ में ले लेना, बाकी तो सबका पता है ना। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये सब कर लोगे। सल्फर का 32 होता है, बराबर है। आपको क्या बताना है मुझे? परसेंटेज ऑफ आयरन, इसमें आयरन कितने परसेंट है बाई मास के हिसाब से भी, टोटल इतना है तो उसमें आयरन कितना है। क्लियर है? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।